हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हमेशा से ही आप लोगों की ये रिक्वेस्ट रही है कि हमारे पॉडकास्ट बहुत लंबे होते हैं और एक स्ट्रेच में उस पॉडकास्ट को आप देख नहीं पाते। इसीलिए आपकी रिक्वेस्ट पर हम पॉडकास्ट को दो या बहुत लंबे पॉडकास्ट को 3 पार्ट में अब आपके सामने लेके आए हैं। आज पैसा बोलता है में मेरे साथ रहने वाले हैं शरद कोहली सर। वो शरद कोहली सर जिन्हें हमेशा से टीवी पे आपने इन्वेस्टमेंट की टिप्स देते सुना है। आज मेरे साथ वो रहेंगे और आपको बताएंगे कि आगे आने वाला समय इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से कैसा रहने वाला है। अंदेशा उन्होंने ये जताया है कि रिसेशन बहुत जल्द आ सकता है वर्ल्ड में और उसकी एक छोटी सी झलक हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगी। तो हमने उनसे समझा है कि ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, किधर करें कि हमारे ऊपर इम्पैक्ट उसका ना हो। तो चलिए अब फटाफट से स्वागत कर लेते हैं शरद कोहली सर का और समझते हैं उनसे पैसा बोलता है में पैसा कैसे बोलेगा। पैसा बोलता है, ये जब आप सुनते हैं तो मन में क्या ख्याल आता है? तो पैसा ये बोलता है कि मुझे कमा तो लिया आपने, पर मुझे आप कैसे संभाल के रखेंगे ये आपको सीखना पड़ेगा। ये सुनने वाले के ऊपर है वो उसकी बात कितनी सुनता है। कि मैक्सिमम और मिनिमम कितना रिटर्न में एक्सपेक्ट करूं? उसी ने पैसे पर ज़्यादा रिटर्न कमाया है जिसने लंबे वक्त तक पैसा लगाया है। 12-15% से ज़्यादा जा रहा है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। मोर द रिस्क मोर द रिटर्न। पर ऑप्शन ट्रेडिंग वाले दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना चाहते हैं तो क्या ये उनके लिए भी सेम एडवाइस है? म्यूचुअल फंड वर्सेस जो हमारे ओल्ड इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे कंपेयर करने की आपकी कोशिश करूं थोड़ी सी। म्यूचुअल फंड मुझे इससे ज़्यादा कितना दे देगा जो मैं उधर जाऊं? जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में पिछले 5 साल में भी अच्छे फंड्स में लगाया उनका पैसा लगभग 3 गुना से ज़्यादा। तो क्या मैं अपनी एफडी और आरडी का सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल सकती हूँ? आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स एक स्ट्रैटेजी होती है, उसको हम बोलते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन। ऐसे करके चलना चाहिए। आपके पास अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया है तो आपको 20-20 हज़ार 5 अलग अलग एसेट्स में बांट के रखना चाहिए। रिसेशन अगर आता है तो आहट भारत में ज़रूर सुनाई देगी। तो क्या उस कंडीशन में मैं वो वाला थंब रूल लगा सकती हूँ कि मार्केट डाउन जाएगा तो गोल्ड अप जाएगा, उधर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ा दो? $38 ट्रिलियन का शालिनी अमेरिका की अर्थव्यवस्था के ऊपर कर्ज आ चुका है। $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और उस पर सोने पे सुहागा ट्रम्प साहब की नीतियाँ। यूरोप के तो बहुत सारे देश इस समय ऑलरेडी रिसेशन पे दस्तक दे रहे हैं। फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूके की तो बहुत टाइम से बुरी हालत है। तो मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड रिसेशन अगर आता है तो ऐसे में आपको अपना निवेश बहुत ही सोच समझकर और फैलाकर करना चाहिए। गोल्ड के लिए कभी भी प्रेडिक्शन करनी ठीक नहीं होती है। ऑपोजिट भी जा सकते हैं पर कभी कभी कुछ फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं जो दोनों को एक साथ भी चलाने लग जाते हैं। इस बार ऐसे ही होगा? हो सकता है। मेरी सैलरी का कितना % मैं लोन ले सकती हूँ? जब तक ईएमआई आपके लिए सरदर्द ना बन जाए तब तक ईएमआई कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है आपका लोन आपकी इनकम से 30-40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक घर बनाने के बाद क्या दूसरे घर की जरूरत रेंटल इनकम के लिए है या वो पैसा म्यूचुअल फंड में डालना सही है? रेंटल इनकम के लिए दूसरे घर में निवेश तभी करिए अगर वो घर की कीमतें बढ़ने वाली हैं तो। हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। पैसा बोलता है के जरिए हमारी कोशिश ये है कि अगर आपने सेविंग शुरू नहीं की है तो आप सेविंग शुरू कर दें। सेविंग कर रहे हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट में तब्दील करें। इन्वेस्टमेंट शुरू अगर हो चुका है तो वो सही दिशा में हो। और इसीलिए इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को हम बुलाते हैं। आज जो मेहमान है मेरे साथ पैसा बोलता है में, उन्हें आप दशकों से टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं। इकोनॉमिस्ट के तौर पर भी हम उन्हें पहचानते हैं। इन्वेस्टमेंट का कोई भी क्षेत्र हो, सबके वो माहिर हैं। हर बात की आपको जानकारी दे सकते हैं, रुपए पैसों से जुड़ी हुई। मेरे साथ आज रहने वाले हैं शरद कोहली सर। शरद कोहली सर ने बातों बातों में हमें ये बताया कि कैसे वर्ल्ड में रिसेशन की आहट शुरू हो चुकी है। अमेरिका में ये दस्तक दे चुका है, यूरोप में दस्तक देने की तैयारी में है और अगर पूरे विश्व में रिसेशन आता है तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। थोड़ी आंच भारत पर भी आएगी।
और इसीलिए उन्होंने ये समझाया है कि आपके पास लेट्स से अगर 1 लाख रुपए हैं तो आपको कैसे डिवाइड करना है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है ताकि रिसेशन में भी आपको नुकसान ना पहुंचे। तो तैयार हो जाइए, मिलकर के हम स्वागत कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं आपको, अगर जरा भी फील होता है कि आज का पॉडकास्ट आपके काम का है तो अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक भी आप इस पॉडकास्ट को जरूर पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे। और शुरू करूं मैं पॉडकास्ट, उसके पहले आप इसे लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब स्वागत कर लेते हैं। पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं शरद कोहली सर। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है सर, पैसा बोलता है मैं। थैंक यू सो मच शालिनी। मैं आपसे इन्वेस्टमेंट टिप्स लूँ, कहाँ पैसा लगाना है, बनाना है, वो आपसे जानूँ। उसके पहले आपसे समझना चाहती हूँ कि पैसा बोलता है, ये जब आप सुनते हैं तो मन में क्या ख्याल आता है? ये मन में ख्याल आता है कि पैसा बोलता है, पैसा क्या बोलता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसा बोलता है कि मुझे समझदारी से इस्तेमाल करिए। पैसा ये बोलता है कि जितना आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए खुशी लाए, तो आपको पैसे के लिए मेहनत करनी चाहिए। पैसा को संभालने के लिए, ऐसा कहा जाता है शालिनी कि पैसे को कमाना आसान है, उसको संभाल के रखना ज़्यादा मुश्किल है। तो पैसा ये बोलता है कि मुझे कमा तो लिया आपने, पर मुझे आप कैसे संभाल के रखेंगे ये आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, और ये बात सबसे ज़ोर से बोलता है पैसा, कि अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे तो आपको पहले पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। यानी कि आपको उसको इन्वेस्ट करना है, कुछ भी करना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। मैंने देखा लोग कहा सुनी में किसी दोस्त ने कह दिया, किसी रिश्तेदार ने कह दिया, इस तरीके से पैसे को लगा देते हैं और बहुत कैजुअली लगा देते हैं और बाद में फिर रिग्रेट करते हैं। या तो रिग्रेट करते हैं या फिर जो रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं आता। तो पैसा ये सारी बातें मिलके बोलता है। अब ये सुनने वाले के ऊपर है वो उसकी बात कितनी सुनता है। क्योंकि आपने सर रिटर्न की बात की कि वो लगा तो देते हैं, फिर जितना एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न आता नहीं है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि मैक्सिमम और मिनिमम कितना रिटर्न मैं एक्सपेक्ट करूँ? देखिए, जितना ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा रिस्की होता जाता है। पहले तो ये मोर द रिटर्न मोर द रिस्क, उल्टा भी बोल सकते हैं, मोर द रिस्क मोर द रिटर्न। तो अगर आपको कहीं भी किसी भी निवेश के क्षेत्र में आपको लग रहा है कि आपको रिटर्न, चलिए मैं एक बेंच मार्क बना देता हूँ, 12-15% से ज़्यादा जा रहा है, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। इसका मतलब वहाँ पर रिस्क है और वहाँ पैसा डूबने के उतने ही चांस हैं जितना आपको वो रिटर्न आने के चांस हैं। तो इस बात को और उदाहरण के हम तौर पर लें तो मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड्स तो बहुत पॉपुलर हैं, आपने कहावत सुनी हो कि म्यूचुअल फंड सही है, उनका स्लोगन है म्यूचुअल फंड एसोसिएशन का। पर स्टॉक मार्केट से ड्रिवन है ज़्यादातर। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको पता होगा पैसा ज़्यादा आता है। तो स्टॉक मार्केट तो ईसीजी की तरह होती है। आप ईसीजी का ग्राफ प्लॉट करें तो ऊपर नीचे जाती है। तो किसी साल में बहुत अच्छा रिटर्न आता है। पिछला साल आप देखें सितंबर से लेके और सितंबर 25 तक, तो उसमें तो मार्केट ने बहुत अच्छा नहीं किया, तो म्यूचुअल फंड वालों को रिटर्न भी नहीं अच्छा आया। एसआईपी जो लोग करते थे, सिप जिसको कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने अकाउंट बंद करवा दिए क्योंकि उनको लगा कि अब तो ये पैसा उतना आ नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि आप रिटर्न अगर बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको जो मैजिक मंत्र है शालिनी, मैं बोलना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म है। उसी ने पैसे पर ज़्यादा रिटर्न कमाया है जिसने लंबे वक्त तक पैसा लगाया है। और मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, वो दुनिया में नहीं है, मैंने उनके साथ बहुत बार बैठने का मौका भी मिला। राकेश झुनझुनवाला साहब बॉम्बे में होते थे, बहुत जाता था उनके पास। बहुत सीए भी थे, मैं भी बाय क्वालिफिकेशन सीए भी हूँ, तो उनके साथ में बैठता था। वो मुझे यही बात बार बार बोलते थे, तो मैं उनसे कई दफ़े, बहुत पुरानी बात है, मैं उनसे बहस कर जाता था कि इन द लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड, कि इतने लंबे वक्त के लिए आप बात करते हैं, 10 साल 15 साल, हो सकता है हम जिए ही ना। उन्होंने कहा जियो चाहे मत जियो, पैसा तो लंबे वक्त में कमाओगे। अब जी गए तो पैसे की मौज ले लेना, और नहीं जी पाए तो अफसोस करना। पर छोटे वक्त में पैसा तो शालिनी 2 ही लोग कमा सकते हैं, या तो जिसकी लॉटरी निकल आए, हाँ, या फिर जिसको वसीयत में मिल जाए, जिसको विल को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको लमसम दे जाए, कोई आपके बुजुर्ग चले जाएं, आपके नाम कर जाएं। हाँ। बाकी देयर इज़ नो शॉर्टकट टू अर्न मनी, आपको लंबे वक्त तक बना रहना पड़ेगा। तो आपने जो रिस्क की बात करी ना, रिटर्न की बात करी, तो अगर रिटर्न कम भी आ रहा है पर आप लंबे वक्त के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो रिटर्न कम भी आगे जाके ऑफसेट होके बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं वो आपको रिटर्न दे जाएगा।
तो इसका मतलब ये कि ऑप्शन ट्रेडिंग वाले जो इस समय मेरे व्यूवर्स आपको सुन रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग वाले तो ये मानते ही हैं कि वो रात में सोएंगे सुबह उठेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे, अदरवाइज तो अब शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्ट कर ले या सिप कर ले। पर ऑप्शन ट्रेडिंग वाले दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना चाहते हैं, तो क्या ये उनके लिए भी सेम एडवाइस है कि तुम अगर इंट्रा डे भी कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो रातों रात तो नहीं हो सकता? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और आप जब पूछ रही थी तो मेरे को अंदर से बहुत मुस्कुराने का मन कर रहा था, क्योंकि आपने बिल्कुल दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया। सेबी की एडवाइजरी आई, मैं क्या कहूँ, इसका जवाब तो सेबी ने दिया कि इसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग को जो ब्रॉड टर्म यूज़ होता है उसको डेरिवेटिव ट्रेडिंग कहते हैं। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में 89% लोग पैसा गंवा देते हैं। अब सवाल ये उठता है वो कौन से 11% लोग हैं जो पैसा कमाते हैं? वो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो बड़े प्लेयर्स होते हैं। पीछे जेन स्ट्रीट हो, आपने नाम सुना होगा, जो बड़ा पैसा लगाते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, और वो एक तरह से छोटे निवेशकों के पैसे के साथ खेल जाते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग भी दो तरीके की होते हैं। हम यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग की डिटेल में तो नहीं जाएंगे। आप बाय करते हैं, आप सेल करते हैं। तो सेल करने वाले अंडरराइटर्स होते हैं, फाइनेंसर्स होते हैं, वो कुछ लोग पैसा कमा जाते हैं। आपने तो रातों रात वाली बात करी, आपको हैरानी होगी, मुझे ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ 10 बजे इन्वेस्ट करते हैं, वो चाहते हैं 10:15 बजे प्रॉफिट हो जाए। 11 बजे इन्वेस्ट करते हैं, चाहते हैं 12 बजे प्रॉफिट हो जाए। चलिए 10 बजे करते हैं, वो सोचते हैं 3 बजे तक प्रॉफिट हो जाए। अब मुझे लगता है शालिनी, ये भी शेयर मार्केट ही है, ऑप्शन तो शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में जिसने भी पैसा बड़ा बनाया है, और मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ, उसने लंबे वक्त तक बन के बनाया है। छोटे वक्त में, और उसकी वजह मैं बताऊं, ऐसा नहीं है कि सारे ऑप्शन ट्रेडिंग वाले हर वक्त पैसा गंवाते रहते हैं। मैं आपको पीछे इसकी चाबी कहाँ है मैं बताता हूँ। आपने मान लीजिए पैसा कमा लिया, आपने रातों रात वाली बात करी, आज मैंने 1 लाख लगाया, कल सुबह मेरा 2 लाख हो गया। अब देखिए कहाँ से लॉस आएगा। आप तो कहेंगे कि 1 लाख कमा लिया, तो आप क्यों कह रहे हैं कि 89% लोग पैसा गंवा देते हैं? क्योंकि वो क्या करता है कि वो आपको एक आदत डाल देता है। अब आप क्या करेंगे, वो जो 2 लाख अगले दिन हो गया ना 1 लाख का, अब आप उसको कहेंगे अब मैं 4 करूँ, या मैं कम से कम 1 और कमाऊँ। तो आप धीरे धीरे, उसमें एक इंग्लिश में वर्ड होता है इंडल्ज, आप उसमें इंडल्ज होते जाएंगे, और जैसे जैसे आप इंडल्ज होते जाएंगे वो आपको अपनी तरफ खींचता जाएगा। एक काम वो और करेगा, जो आप दूसरा कोई काम करते हैं, बिजनेस है, प्रोफेशन है, नौकरी है, उससे आपका वो मन हटा देगा। आप पूरी तरह आप कहेंगे यार ये क्या काम है, महीने भर के बाद मुझे सैलरी मिलती है, ये तो बढ़िया है, एक दिन के अंदर इतना कमा लिया जो मुझे महीने में सैलरी मिलती है, वगैरह वगैरह, ऐसे ख्याल दिमाग में आएंगे, और आपको उस काम में डिसइंटरेस्टेड कर देगा। आप इसमें इंडल्ज हो जाएंगे, और अल्टीमेटली जब आप इंडल्ज होंगे तो वो जो फॉर्मूला है पैसा गंवाने वाला, जो सेबी ने वार्निंग दी है, वो फिर काम करना शुरू कर देता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं आपके मीडिया क्षेत्र से कोई, मैं नाम तो नहीं ले सकता, एक महिला एंकर हैं जो मुझे मिली, उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करी। मैं उदाहरण ले रहा हूँ क्योंकि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो इसलिए मुझे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करी, तो मुझे तो इसमें 35 साल हो गए। मैंने उनको जो बात आपको मैंने कही, मैंने उनको कही, वो मुझे 6 महीने बाद मिली। मैंने कहा कैसा चल रहा है? कहती है ठीक चल रहा है, अभी तक तो अच्छा चल रहा है, मैं जो कमा रही थी नौकरी पेशे से उसी के बराबर करीब करीब कर पा रही हूँ, थोड़ा कभी कभी फालतू भी हो जाता है। मैंने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। अब वो क्या है कि वो गृहिणी भी बन गई थी, पर वो करती थी साथ साथ। अब मुझे 6 महीने बाद फिर मिली, तो उन्होंने कान पकड़े, कहती हैं कि मैंने गलती करी, आपने मुझे शुरू में कहा था। मैंने कहा मैंने आपको ज़ोर दे के नहीं कहा, क्योंकि आप किसी चीज़ को शुरू करने जा रही थी, मुझे लगा कि मैं क्यों टोकूं आपको। मैंने तो आपको प्रिंसिपल्स बता दिए थे कि इसमें कोई कमाता नहीं गंवाता है। वो अल्टीमेटली ये हुआ कि उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग से फिर पीछे हट गई। शायद कुछ पैसा, पूरा बताया तो नहीं उन्होंने मुझे, उनके बातों से लग रहा था कुछ पैसा वो गंवा के गई। तो ऑप्शन ट्रेडिंग वाले लॉन्ग टर्म, आपका जो सवाल था कि क्या वो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म शालिनी कैसे होगा, क्योंकि वो तो इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है। हर जब तक हम पलक झपकाते हैं ना आप और मैं, उतनी देर में कई ट्रेड्स हो जाते हैं। ठीक बात। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म रहना बहुत कठिन काम है, तो वो हो ही नहीं सकता लॉन्ग टर्म। हालांकि उसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज होती हैं, हाँ। पर उसका कुछ नेचर इस प्रकार का है कि उसमें आप लॉन्ग टर्म नहीं रह सकते। तो ऑप्शन ट्रेडिंग वालों, गौर से इस बात को आपने अगर सुन लिया है, आगे आप इस पे चलने वाले हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। और अब आपके कहे अनुसार सर, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉन्ग रन में तो कोई बना ही नहीं रह पाता है जैसा आपने कहा, तो ये टॉपिक ही मैं छोड़ रही हूँ। अब जिधर से पैसा बन पाता है, मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड, SIP, प्रॉपर्टी, गोल्ड एंड सिल्वर, बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उन सब पे फिर मैं आगे चर्चा कर लेती हूँ। अगर मैं म्यूचुअल फंड वर्सेस जो हमारे ओल्ड इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे कंपेयर करने की आपकी कोशिश करूं थोड़ी सी, तो मैं 10 साल में म्यूचुअल फंड से कितना % इंटरेस्ट
मान के चलूँ आपके हिसाब से, तो मुझे एक समझ आएगा सर कि एफडी में तो 7% मिल रहा है, म्यूचुअल फंड मुझे इससे ज़्यादा कितना दे देगा जो मैं उधर जाऊँ? देखिए, जब म्यूचुअल फंड वालों से आप बात करेंगे और जो लोग 10 साल से वाकई में बने हुए हैं, मैं 10 साल क्या, मैं और छोटा पीरियड कर देता हूँ शालिनी, मैं 2020 के बाद से, के पहले के पीरियड को मैं बीसी कहता हूँ, 2019 बीसी की बात से, उसके बाद से बात करता हूँ, बिफोर कोविड। 7,500 पर निफ्टी था। आज निफ्टी हमारा 26,200 पे खड़ा हुआ है। तो ये अपने आप में जवाब दे देता है कि आपका जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में पिछले 5 साल में भी अच्छे फंड्स में लगाया, उनका पैसा लगभग 3 गुना से ज़्यादा हो गया। तो रिटर्न्स की बात करें, मैंने तो 12-15% कहा, यहाँ तो आपको 30-33%। हालांकि सबको एक जैसा नहीं आता, किसी को 20% आया होगा, किसी को 25 आया होगा, किसी को 18 आया होगा, किसी को 50% भी आया होगा। तो औसतन रूप पे, क्योंकि मैं निफ्टी को एक बेंचमार्क मार के चल रहा हूँ। पर आपका जो पहला सवाल था वो बहुत ही आई थिंक आज के टाइम में रेलिवेंट है। और कैसे रेलिवेंट है, क्योंकि हम 2026 में क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, मेरी एक टीम है, हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी को ट्रैक करते हैं, हम लोग इंडियन इकोनॉमी को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। मैं दिन में 5 से 7 इंटरेक्शंस ऑन एनी डे अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इकोनॉमिक्स और फाइनेंस पे बोलता हूँ। तो उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ, हमें जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब इस समय सबसे दुनिया की पावरफुल कंट्री के सबसे पावरफुल व्यक्ति बन के बैठे हैं, उनके जो नए नए शगुफे निकल के आते हैं, उस सब को देख के, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देख के शालिनी ऐसा नज़र आ रहा है कि 2026 में कोई मंदी की आहट सुनाई दे रही है कि एक रिसेशन आ सकता है ग्लोबल लेवल पे। अगर ग्लोबल लेवल पर रिसेशन आता है तो इसका असर कुछ भारत पर भी पड़ सकता है। हालांकि भारत की इकॉनमी इस समय बल्ले बल्ले है, 8.2 की कल जीडीपी आई, एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर्स आए हैं। पर अगर ग्लोबल रिसेशन पूरी तरह से आ जाता है तो उसका रिपलिंग इफेक्ट, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट भारत पर भी आपको दिखाई देगा। तो ये मैंने इसलिए आपको जिक्र किया, आपका सवाल कुछ और था पर मैं उसको किसी और ले गया क्योंकि मुझे बैकग्राउंड बताना ज़रूरी था। जब ऐसा माहौल होता है शालिनी, अब आपका सवाल यहाँ आ जाता है, तो ऐसे वक्त में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स, एक स्ट्रैटेजी होती है, उसको हम बोलते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन, ऐसे करके चलना चाहिए। इसका सरल भाषा में अर्थ ये है कि आपको एक ही बास्केट में सारे के सारे एग्स नहीं रखने चाहिए। इन्वेस्टमेंट में वैसे भी एक प्रिंसिपल होता है, नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। यानी कि आपको, आपके पास अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया है तो आपको 20-20 हज़ार 5 अलग अलग एसेट्स में बांट के रखना चाहिए। और कौन से? अगर मैं नाम लूँ तो आपने म्यूचुअल फंड कहा तो मैं म्यूचुअल फंड से ही शुरू करता हूँ। 20,000 म्यूचुअल फंड में, 20,000 वो जो वनीला बैंक की एफडी होती है जिसको मैं आलसी इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ, उसको कुछ नहीं हुआ तो बैंक में एफडी कर दी। 20,000 एफडी में, 20,000 आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके, किसी से बात करके स्टॉक्स में कर सकते हैं। 20,000 आजकल जो चर्चा का विषय है, आप सोशल मीडिया खोलें, गोल्ड और सिल्वर, 20,000 गोल्ड में रख सकते हैं। और अब आप कहेंगे बाकी का 20,000 बचा तो वो तो आप कहेंगे प्रॉपर्टी में, तो 20,000 की कौन सी प्रॉपर्टी आती है? जी हाँ, 20,000 में आजकल प्रॉपर्टी आती है। आपको हैरानी होगी, रीट और इनविट 2 नए प्रोडक्ट्स आए हैं। इसको हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं। म्यूचुअल फंड की तरह काम करती है। आपको हैरानी होगी, जिन लोगों ने नहीं सुना इसके बारे में, वो पैसा लोगों का छोटा छोटा इकट्ठा करके उसके बदले में वो रियल एस्टेट एसेट्स खरीद लेते हैं और उनको किराए पे भी चढ़ा देते हैं। उसके किराए का डिविडेंड भी बाकायदा लोगों में बांटा जाता है। कल को बिकते हैं तो उसका कैपिटल गेन भी बांटा जाता है। तो आप 20-20 हज़ार करके 5 अलग अलग एसेट्स में आपको लगाना चाहिए। भले ही सिल्वर ने, कल की मैं डेटा दे रहा हूँ आपको, सिल्वर ने इस साल में शालिनी 97% रिटर्न दिया है, गोल्ड ने करीब 60-70% रिटर्न दिया है। तो आप कहेंगे कि साहब अगर ये एसेट्स इतने अच्छे चल रहे हैं तो फिर आप ये 5 जगह क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? वहीं सारा लगवाइए ना। कि आप नहीं चाहते कि हम ज़्यादा कमाएं? जी हाँ, मैं नहीं चाहता कि आप, क्योंकि जब आप ज़्यादा कमाएंगे तो जो शुरू में बात कही थी, आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो जब कभी भी रिसेशन की आहट सुनाई दे तो ऐसे में अपने पैसे को फैला देना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई एसेट क्लास डूबती भी है तो आपकी बाकी के 80, मैंने 20 5 हिस्से किए तो बाकी के 80 संभले हुए हैं। तो इस वजह से मल्टी एसेट एलोकेशन इज़ द मैजिक ट्रिक व्हेन रिसेशन इज़ नॉकिंग। और मैं ये रिसेशन की बात कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। आई एम श्योर आपके प्लेटफॉर्म पे एस्ट्रोलॉजर्स भी आते होंगे जो ग्रहों के आधार पर, शनि की दशा के आधार पर बताते हैं, राहु केतु की दशा के आधार पर। परंतु मैं आपको जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ रहे हैं, और आप अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था देखें शालिनी, इस समय मुश्किल से 2.5% की रफ्तार से बढ़ रही है।
तो ग्लोबल इकोनॉमी 113 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है वर्ल्ड की इस टाइम, मुश्किल से 2.5% के हिसाब से बढ़ रही है। अमेरिका जैसा बड़ा देश, हालांकि वो वहाँ पर स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा बबल बना हुआ है, वो लोग थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई लॉबी है जो उसको आर्टिफिशियली उस बबल को बना रही है। कई बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है कि रिसेशन शुरू तो अमेरिका से ही होगा और वो जल्द होगा। इनफैक्ट अमेरिका में आहट सुनाई देने लगी है। 38 ट्रिलियन डॉलर का शालिनी अमेरिका की अर्थव्यवस्था के ऊपर कर्ज आ चुका है। 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 38 ट्रिलियन डॉलर की, और उस पर सोने पे सुहागा ट्रम्प साहब की नीतियाँ। ये जो अमेरिका अपने आप को आइसोलेट करा, कल मैं मज़ेदार बात ही, कल किसी प्लेटफॉर्म पे था, डिबेट चल रही थी, तो थर्ड वर्ल्ड नेशंस पे ट्रम्प साहब ने कमेंट किया जो अफगानिस्तान का बदकिस्मती से बहुत ही कंडेम करने वाला एपिसोड है, जो अफगानिस्तान के किसी नेशनल ने वहाँ पर गोली चलाई वाशिंगटन डीसी में, उसको हम कंडेम करते हैं। पर उसके रिएक्शन में ट्रम्प साहब ने कहा कि हम थर्ड वर्ल्ड नेशंस को अब आने नहीं देंगे यहाँ पर, उनके सिटीजन्स को। तो उन्होंने एक ही ब्रश से सारी थर्ड वर्ल्ड को पेंट कर दिया। पहली बात तो थर्ड वर्ल्ड एक आउटडेटेड टर्म है, आजकल नहीं इस्तेमाल किया जाता, कोल्ड वॉर के टाइम यूज़ किया जाता था। तो मैं कल प्लेटफॉर्म पे था, तो मैं कह रहा था आप जब दुनिया का नक्शा उठाते हैं ना, तो जो लोग, वर्ल्ड मैप तो सबके दिमाग में है ही है, तो आप देखते हैं अमेरिका एकदम दुनिया से अलग है, बीच में अटलांटिक ओशन है, और फ्लैट मैप अगर आप रखेंगे तो दुनिया से अलग, बाकी का यूरोप एशिया सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक ऑस्ट्रेलिया डाउन अंडर बोलते हैं, पर कि अमेरिका बड़ा नेशन है। अब मैं एक तो जोग्राफिकली अलग था, पर ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प साहब अमेरिका को बिल्कुल ही आइसोलेट कर रहे हैं। वो दुनिया से संपर्क नहीं रखना चाहते। मल्टीलेटरलिज्म जिसको हम कहते हैं डिप्लोमेसी में, उससे वो हट के बायलेटरलिज्म पे भी नहीं, पता नहीं कौन उनका दोस्त है, क्या वो चाहते हैं, किसको वो प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए सोने पे सुहागा, मुझे लग रहा है वो रिसेशन जल्दी, और यूरोप के तो बहुत सारे देश इस समय शालिनी ऑलरेडी रिसेशन पे दस्तक दे रहे हैं। फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूके की तो बहुत टाइम से बुरी हालत है। तो मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड रिसेशन अगर आता है तो ऐसे में आपको अपना निवेश बहुत ही सोच समझ कर और फैला कर करना चाहिए। एक काउंटर इस पे मेरा सर ये है, आपने कहा कि 20-20-20 करके 5 एसेट्स में आप इसको बांट दो। हम हमेशा से ये सुनते आए हैं, जिसको इकोनॉमी की समझ नहीं है वो भी ये जानता है कि शेयर मार्केट जब गिरता है तो सोना चांदी बढ़ता है। ये मतलब एक थंब रूल बताया जाता है। तो अगर आप भी ये कह रहे हैं, इंडिकेशन मिलने शुरू हो भी चुके हैं, और सर आपके ऊपर तो पूरा ट्रस्ट है हम सबको कि रिसेशन अगर आता है तो आहट भारत में ज़रूर सुनाई देगी, तो क्या उस कंडीशन में मैं वो वाला थंब रूल लगा सकती हूँ कि मार्केट डाउन जाएगा तो गोल्ड अप जाएगा, उधर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ा दो? शालिनी, ये ऐसा अक्सर लोग मानते हैं कि मार्केट एक तरफ जाएगा तो गोल्ड दूसरी तरफ जाएगा, और वाइस वर्सा, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। आप अगर, मैं अभी आपको 2 दिन पहले का एग्जांपल दे देता हूँ, मार्केट भी ऊपर चली गई जैसे ही फेड के रेट कट का सुना कि रेट कट होने वाला, 80% लोग अब मानते हैं कि 10 दिसंबर को जो अमेरिकन फेड रेट कट शायद करेगा। तो अगर रेट कट हुआ तो गोल्ड भी चढ़ने लग गया, और मार्केट ने भी 320 पॉइंट निफ्टी की छलांग मार दी एकदम से। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि मार्केट और गोल्ड एक ही डायरेक्शन में चलें, ऑपोजिट भी जा सकते हैं, पर कभी कभी कुछ फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं जो दोनों को एक साथ भी चलाने लग जाते हैं। इस बार ऐसे ही होगा, हो सकता है। कहते हैं, ऐसा कहा जाता है शालिनी के गोल्ड के लिए कभी भी प्रेडिक्शन करनी ठीक नहीं होती है, क्योंकि गोल्ड कोई बैलेंस शीट नहीं होती है। गोल्ड डिमांड और सप्लाई पर होता है। गोल्ड बहुत सारी चीज़ों पर चलता है। लड़ाई कितनी चल रही है, रशिया, कल पता होगा रशिया ने कीव के ऊपर बहुत सख्त हमले कर दिए। एक तरफ ट्रम्प साहब पीस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है हमले रशिया ने और ज़्यादा एग्रेवेट कर दिए हैं। और शायद बहुत सारे लोग जानते नहीं, हम लोग क्या होता है शालिनी, यहाँ पर भारत की राजनीति में ये लल्लू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, नीतीश बाबू, इसमें इतना खो जाते हैं कई बार, हमें दुनिया में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं होता। भारत के ज़्यादातर लोग मैं देखा हूँ कोई, और हमारे जो सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म है वो भी जो लोगों को पसंद है वही चलाएंगे, उन्हीं को वही पसंद होता है वही चलाते हैं। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि नेटो और रशिया के बीच में इतनी ज़्यादा टेंशन बन गई है कि कुछ यूरोप के देशों ने अपने नागरिकों को कह दिया कि अपना राशन पानी स्टोर करके रख लो। डिफेंस की रीइंफोर्समेंट इतनी ज़बरदस्त है उस बॉर्डर्स पे, खासकर जो ये नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, और ये जो कंट्रीज़ हैं, और रशिया का बॉर्डर इनसे बहुत नज़दीक है। और फ्रांस, जर्मनी ने अपने डिफेंस इक्विपमेंट ऑगमेंट करने शुरू कर दिए हैं। तो बहुत टेंशन बनी हुई है। तो अगर वो टेंशन एग्रेवेट होती है तो जियोपॉलिटिकल, फिर गोल्ड सिल्वर चढ़ने लग जाता है। फेड रेट कट होंगे, जियो चढ़ने लग जाएगा। अगर डॉलर कमज़ोर होता है तो गोल्ड चढ़ने लग जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर चढ़ता है। और गोल्ड की तो वैसे भी, गोल्ड सिल्वर की शालिनी सप्लाई बहुत लिमिटेड है। आपको पता होगा कुल मात्र 2,20,000 टन के आसपास आज तक गोल्ड कुल माइन हुआ है, और 50,000 से 1 लाख टन बचा हुआ है। ज़्यादा गोल्ड बचा ही नहीं है। तो जब ये शॉर्टेज हो जाएगी
तो क्या होगा। और चांदी की हम बात करें तो चांदी तो जो डिमांड है वो 35,000 टन से ऊपर की है, और जो प्रोड्यूस होता है वो मुश्किल से 25,000 टन के आसपास होता है, तो उसकी तो वैसे ही शॉर्टेज होती है। तो मुझे लग रहा है कि ये, क्योंकि ये कमोडिटी शॉर्ट हैं, और सिल्वर का तो इस्तेमाल इंडस्ट्री में इतना होने लग गया है, सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, बहुत सारी चीज़ों में। तो मुझे ये लग रहा है कि लॉन्ग टर्म टोन, हालांकि मैं यहाँ आपके चैनल पे ये बात बोलना चाहूँगा ज़ोर देके कि आपको निवेश करना है तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह लीजिए, आपके जो वित्तीय सलाहकार हैं उनसे बात करिए। हम कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहे हैं, हम एक एनालिसिस कर रहे हैं फैक्टर्स का। तो पर ऐसा महसूस हो रहा है कि गोल्ड और सिल्वर आने वाले समय में ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि ऊपर ही जाएंगे। क्योंकि आपने कहा कि मेरे प्लेटफॉर्म पे तो एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड भी बात होती है, एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, तो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मुझे 3 एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा है सर कि 2027 तक गोल्ड 3 लाख के पार जाएगा। मैं पिछले साल इसी समय जब पॉडकास्ट कर रही थी तो 75,000 के करीब था सोना, अभी 1.25 लाख क्रॉस कर चुका है, उनका ही कहना है, और 2 साल बाद जब हम बैठेंगे तो ये 3 लाख क्रॉस हो जाएगा। अब अगेन जैसा सर ने बोला कि हम कोई आपको कह नहीं रहे कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, आपको पहले उसके लिए सलाह लेने की ज़रूरत है। मेरे मन में हमेशा एक सवाल होता है सर, स्मॉल कैप के लिए हम कहते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है और बहुत ज़्यादा गेन है, नो रिस्क नो गेन। तो मैं हमेशा ये समझना चाहती हूँ कि अगर स्मॉल कैप लॉन्ग रन में मुझे अच्छा इंटरेस्ट दे सकता है, तो मैं क्या अपनी एफडी का सारा पैसा स्मॉल कैप में क्या लगा सकती हूँ? मैं थोड़ा लंबा करूंगी सवाल को मेरे, क्योंकि ज़्यादातर एडवाइस देने वाले और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि स्मॉल कैप लॉन्ग रन में आपको घाटा नहीं देता है, शॉर्ट रन में हो सकता है हो। तो अगर उससे मुझे अच्छा मुनाफा हो रहा है और पैसा मैं लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो क्या मैं अपनी एफडी और आरडी का सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल सकती हूँ? वैसे तो इसका जवाब मैं अभी थोड़ी देर पहले दे चुका हूँ कि जो माहौल अभी है उसमें सारा पैसा एक ही जगह, तो चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे माइक्रो स्मॉल कैप हो, कुछ भी हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, सारा पैसा शालिनी एक ही जगह लगाने का अभी माहौल नहीं है। भले ही आपको लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप कितना रिटर्न। अब देखिए, आप कहेंगे यहाँ 2 कॉन्ट्रडिक्टिंग बातें निकल के आ रही हैं। शुरू में मैंने कहा कि आप लंबे समय तक बने रहिए एक ही एसेट क्लास में तो आपको रिटर्न देगा। उसके बाद मैंने कह दिया कि आपका जो माहौल है उसमें आप स्प्रेड करके रखिए। तो स्प्रेड करके रखिए भी जिन एसेट क्लासेस की हम बात कर रहे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम शेयर्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम गोल्ड सिल्वर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम लंबे समय तक ये नज़रिया रख के चल रहे हैं। तो ये लंबे समय तक नज़रिया रखना बहुत ही ज़रूरी है। और लंबे समय के नज़रिए से मुझे एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा जो मैं अक्सर, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, हमने एक सर्वे किया था और ये हर एक व्यक्ति पे अप्लाई होता है। हमने उस सर्वे में पाया कि 80% लोग, ध्यान दीजिएगा, 80% लोग जितनी भी ज़िंदगी भर में सेविंग्स करते हैं, इसमें आप और मैं भी आते हैं, वो कभी भी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं कर पाते, यानी कि वो छोड़ के चले जाते हैं और उनके आने वाली जनरेशन्स उसको यूज़ करती हैं या उससे भी अगली जनरेशन उसको यूज़ करती हैं। तो आप जितनी मेहनत करते हैं ना शालिनी, सुबह शाम, नेचुरली हम प्रोफेशन में हैं तो पैसा तो साथ में चाहिए ही होता है आपको, इसका एक तो पैशन है और साथ में पैसा है, वो पैसा जुड़ता जाता है, पर जुड़ के जब व्यक्ति के जाने का समय आ जाता है तो उसको कभी यूज़ नहीं कर पाता। तो मैं एक प्रिंसिपल बोलता हूँ कि आप अगर पैसे को कमा रहे हैं, तो मुझे किसी ने कहा कि साहब जो जेनजी है बहुत जल्दी अमीर बनना चाहती है, वो चाहते हैं कि हम ओवरनाइट कमा लें, और जो पंडित हैं वो कहते हैं कि भाई ओवरनाइट तो रिच बनने का कोई रास्ता ही नहीं है, आपको तो लंबे वक्त में कमाना है। तो मेरा ये मानना है कि आप 40-45 साल की उम्र तक आपको अगर अमीर बनने का सपना है तो आपको बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 60-65 साल में बने, जो कि ज़्यादातर लोग बनते हैं, तो फिर जब आपको गन्ना दिया जाएगा तो आपके तो दांत ही नहीं है, तो आप खाएंगे कैसे उसको? ठीक बात। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करिए, पर उसको इस्तेमाल भी करिए पैसे को। लोग खाली सोच के खुश होते रहते हैं, मेरे पास इतना हो गया, इतना हो गया, पर उसको, मुझे लगता है लोग कंजम्पशन से उसको कंज्यूम। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जैसे जैसे जुड़ता जाता है ना, तो खर्च करने की जो प्रोपेंसिटी है वो थोड़ी सी कम होने लगती है। राइट, मेरी बचत कम ना हो जाए, अभी तो 50 लाख जुड़ा है, मैं 5 निकाल लूँ तो 45 रह जाएगा, 10 निकाल लूँ तो 40 रह जाएगा, बड़ी मेहनत से जुड़ा है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक प्रैग्मेटिक थिंकिंग चाहिए, बैलेंस बना के चलिए, सेव करिए, इन्वेस्ट करिए, अच्छा रिटर्न जनरेट करिए, पर साथ साथ अपने ऊपर छोटी सी तो जिंदगी है शालिनी। इंडिया में तो एवरेज एज 69 ईयर्स है। ट्रू, दिल्ली वालों की और 10 साल कम है। दिल्ली वालों की 7 से 10 साल और कम है, खाली सांस लेना काफी है यहाँ पर।
तो मुझे लगता है लोग वो छोड़ के चले जाते हैं। 80% लोग तो नेक्स्ट जनरेशन इस्तेमाल करती है या उससे अगली जनरेशन इस्तेमाल करती है। हाँ। तो ये मैं इन्वेस्टमेंट के साथ एक नई चीज जोड़ता हूँ। खाली इन्वेस्ट कर दिया इन्वेस्ट, फिर क्या हुआ उसके बाद? तो बंदा आदमी तो चला गया यहाँ से, फिर क्या हुआ? तो मुझे लगता है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बीच में एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। पैसा हाथ की धूल होती है, वो भूल गए हम लोग। तो पैसा हाथों की धूल ही होती है, उसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा झाड़ना भी चाहिए। बिल्कुल झाड़ना। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं सर, क्योंकि आपने जेनजी की बात छेड़ी है। ये मुझे लगता है मिलेनियल के अंदर हैबिट है कि आप जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो सेव करते हैं, पर खर्च करने में आपको दिक्कत होती है। हालिया डेटा ये बता रहा है कि इंडिया में जो पर्सनल लोन लिया जा रहा है उसमें 40% पर्सनल लोन लोग घूमने के लिए ले रहे हैं, और उसमें भी अब्रॉड जाना पसंद कर रहे हैं। और ये ज़्यादातर यंग जनरेशन है। मतलब मिलेनियल तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि लोन पे पैसा लेके फिर हमें घूमने जाना है अब्रॉड। ये पैसा ले रहे हैं लोन पे, घूमने जा रहे हैं और फिर 2-2 साल तक उसकी EMI पे कर रहे हैं। तो ये लोन लेके जो घूमने वाली प्रवृत्ति है, लोन लेके आईफोन खरीदने की जो प्रवृत्ति है, लोन लेके गाड़ियाँ खरीदने की, घर अपनी हिसाब से ज़्यादा लेने की प्रवृत्ति है, ये कहाँ तक सही है वो भी बताइए। ये जो लोन लेके घूमने जा रहे हैं, हाँ। ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि आप घूमने जा रहे हैं, आपने क्या किया, घूम के तो मज़े ले लिए। छुट्टी आपकी हफ्ते की, 10 दिन की, 15 दिन की, महीने की छुट्टी चले जाएंगे। उसके बाद आप 3 साल तक उसकी EMI देते रहेंगे, वो क्या फ़ायदा? मैं जो बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि आपको घूमिए, पर जो आपका कमाया हुआ पैसा है उसमें से घूमिए। लोन लेके नहीं घूमना है। कंजम्पशन करिए, मौज करिए, आईफोन खरीदिए, महंगी चीज़ें खरीदिए, कार खरीदिए, पर अपने जुड़े हुए पैसे में से खरीदिए। मैं ये कह रहा था शालिनी कि खाली जोड़ते ही रह जाइए, वो भी गलत है, और खाली रहने में कंजूसी करते रहिए, वो भी गलत है।